नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में CET को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा की CET की तैयारी में 16 लाख युवा लगे। बताएंगे किस महीने हो सकती है परीक्षा। हरियाणा के स्कूलों में 26 दिसंबर का स्थानीय अवकाश हुआ रद्द। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर दी गई सूचना। हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर एडवाइजरी हुई जारी। फटाफट अपडेट करवाएं फैमिली आईडी। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा निकाय चुनाव पर छाए संकट के बादल, सामने आई ये दिक्कत, टाले जा सकते हैं निकाय चुनाव। चौटाला के निधन पर शोक जताने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज। वहीं राधा स्वामी विनोद आश्रम के संत मास्टर कंवर सिंह और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से निकालेगी बीजेपी सरकार। झुग्गी झोपड़ियों में कागज चेक कर रही है पुलिस। CID भी अलर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई। ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा निकालेगा परिवार। 3 दिन में पूरा हरियाणा कवर करेंगे। 22 जिलों का शेड्यूल जारी। बाबा रामदेव सिरसा पहुंचे। सरकारी नौकरी अपडेट। ITBP हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल भर्ती के आवेदन हुए शुरू। 10वीं व 12वीं पास करें अप्लाई। सैलरी 81,000 रुपए तक। कैथल प्रशासन ने यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए किया बढ़िया प्रबंध। कंडम बसों को बना डाला रैन बसेरा। हरियाणा के इस जिले में 71 करोड़ से बनेगी नई जेल। पुलिस को भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा में पशुपालकों की होगी मौज। 8 जिलों में पॉलीक्लिनिक बनाने की तैयारी। ये होंगी खास सुविधाएं। और अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। जमीन से टकराने के बाद धमाका 2 हिस्सों में टूटा। 38 लोगों के मारे जाने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। बुधवार को चंडीगढ़ मौसम केंद्र के जारी आंकड़ों के मुताबिक हिसार का बालसमंद सबसे ठंडा रहा। यहां का तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इससे पहले जारी आंकड़ों में 3 शहरों बालसमंद, रोहतक और महेंद्रगढ़ का तापमान 0 दिखाया गया था, लेकिन बाद में मौसम विभाग ने अपडेट करके नए आंकड़े जारी कर दिए। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं सुबह रेवाड़ी, सोनीपत, भिवानी के लोहारू, चरखी दादरी में घनी, तो वहीं महेंद्रगढ़, पानीपत और पलवल में हल्की धुंध दिखाई दी। घनी धुंध के कारण रेवाड़ी में पैसेंजर ट्रेनें 10 से 15 मिनट, कहीं कहीं 20 से आधे घंटे तक लेट चली। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और सिरसा जिला शामिल है। प्रदेश में 26 दिसंबर की रात यानी बीती रात से बारिश के आसार बन रहे हैं। GT रोड बेल्ट में आते जिलों सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल आदि जिलों में बारिश के आसार ज्यादा है। तो वही मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं 29 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी, जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इसकी पुष्टि की है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ITBP के आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं पास किया होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। तो वहीं SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क रहेगा। लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 रहेगी। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी यानी ECHS हेल्थ स्कीम स्टेशन सिरसा में क्लर्क व कई अन्य पदों पर नियुक्तियां हो रही है। बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय पोस्ट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास या क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म्ड फोर्सेज होना चाहिए। वहीं सफाई वाला के लिए आवेदक पढ़ना लिखना जानता हो। महिला अटेंडेंट के लिए भी महिला आवेदक पढ़ना लिखना जानती हो। फार्मासिस्ट के लिए आवेदक B फार्मेसी धारक या फिर 12वीं पास व फार्मेसी डिप्लोमा धारक होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आवेदक डेंटल हाइजीन डिप्लोमा या क्लास 1 DS डोरा कोर्स या ऑड फोर्सेज धारक होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क देय नहीं होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2024 है। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय ECHS 45 विंग वायुसेना स्टेशन सिरसा रहेगा।
हरियाणा में अगले साल जनवरी फरवरी में संभावित नगर निगम चुनाव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कानून के जानकारों ने प्रदेश के नगर निगम मानेसर को कानूनी रूप से अवैध बताया है। इसकी शिकायत सीएम नायब सिंह सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी की गई है। शिकायत में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नियमों के मुताबिक बात करें तो प्रदेश के हर नगर निगम की आबादी मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए, जबकि मानेसर की कुल आबादी करीब 1,60,000 है। यह खुलासा सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ है। इस हिसाब से मानेसर नगर निगम नियमों की पालना नहीं करता। ऐसे में अगर सरकार इस शिकायत का संज्ञान लेती है तो मानेसर में निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके साथ ही फिर बाकी नगर निगमों के चुनाव में भी देरी हो सकती है। बता दें कि मानेसर को 2020 में नगर निगम बनाया गया था। 4 साल पहले बनी इस निगम में पहली बार चुनाव होने वाले हैं और इसका पहला ही चुनाव खटाई में पड़ता दिख रहा है। प्रदेश चुनाव विभाग की ओर से जनवरी फरवरी में 8 नगर निगमों के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल P में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य है। अगर इन पेंशनों के पात्र अपनी फैमिली आईडी में ये जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन या फिर बुढ़ापा पेंशन समय पर नहीं शुरू हो पाएगी। हासिल लघु सचिवालय परिसर में स्थित क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करवाना जरूरी है। 60 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी जरूरी होती है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 वर्ष की उम्र वेरीफाई होनी अनिवार्य है। उम्र वेरीफाई करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना आवश्यक है, जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उनका पहली या फिर दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखवाने का सबूत होना चाहिए। वहीं विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना होगा। साथ ही मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस भी बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से भी जुड़वाना होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर शोक जताया और अभय चौटाला को ढांढस बंधाया। इनके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और उनकी कैबिनेट मंत्री बेटी श्रुति चौधरी भी यहाँ पहुंची। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के हरियाणा की राजनीति में दिए गए योगदान को याद किया। किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी भी पहुंचे और अभय चौटाला से मुलाकात की। पूर्व कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव, शमशेर गोगे भी सांत्वना देने पहुंचे। इनके अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर शोक जताया। ऐसी खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं। साथ ही मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए सिरसा पहुंचे। बुधवार सुबह राधा स्वामी दिनोद आश्रम के संत मास्टर कंवर सिंह और भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने भी चौटाला परिवार से मुलाकात की। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में 20 दिसंबर को गुरुग्राम में निधन हो गया था, जिसके बाद सिरसा जिले के डबवाली विधानसभा के गांव तेजाखेड़ा में उनके फार्म हाउस पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया है। यह कलश यात्रा 3 दिन की होगी और हरियाणा के सभी 22 जिलों में जाएगी। 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। यह कलश यात्रा 27 दिसंबर को फतेहाबाद से शुरू होगी और हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए रेवाड़ी पहुंचेगी। फिर 28 दिसंबर को गुरुग्राम से शुरू होगी और फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक होते हुए सोनीपत पहुंचेगी। इसी तरह 29 दिसंबर को यात्रा पानीपत से शुरू होगी और जींद, कैथल, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। सोमवार को पूर्व सीएम के पौत्र करण चौटाला और अर्जुन चौटाला ने हरिद्वार जाकर पूजा अर्चना करवाई और गंगा नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की। 31 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा के बाद राजस्थान के पुष्कर, पंजाब के आनंदपुर साहिब और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। हरियाणा की बीजेपी सरकार प्रदेश में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालेगी। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर इनकी पहचान से जुड़े कागज चेक कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि ये रोहिंग्या प्रदेश में अपराध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सरकार ने दिल्ली से सटे जिलों में पुलिस और सीआईडी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके
इसके साथ ही दिल्ली में कार्रवाई के बाद रोहिंग्याओं के हरियाणा आने की संभावना पर बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसके लिए 12 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन तय की है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इसके चलते हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या बचने के लिए हरियाणा में आ सकते हैं। ऐसे में कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ने के लिए पुलिस और सीआईडी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सरकार को शक है कि मुस्लिम बाहुल्य मेवात यानी नूह में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेवात में कुछ लोग इन रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दे रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत में गुस्से का माहौल है। इससे अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में बीजेपी इस माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। हरियाणा के कैथल जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए बस अड्डे पर रैन बसेरे बना दिए हैं। जो बसें कंडम घोषित की जा चुकी हैं, उनकी सीटों को हटवाकर 10 बिस्तर लगा दिए गए हैं। इस बस पर रैन बसेरे का बैनर भी लगा दिया गया है। इस बस को बस अड्डा परिसर के अंदर खड़ा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए कि यदि किसी यात्री को रात में बस स्टैंड पर ठहरना पड़े तो उसे रैन बसेरे के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। बता दें कि वर्तमान में रैन बसेरे के लिए सरटा रोड पर महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में नगर निगम परिषद द्वारा 3 मंजिला भवन निर्धारित किया गया है। लेकिन यह स्थान बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कई किलोमीटर दूर है, जिस कारण लोगों को जरूरत पड़ने पर काफी दूर तक जाना पड़ता है। इसीलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड परिसर में एक कंडम बस को रैन बसेरे के रूप में तब्दील किया गया है। इसमें बिस्तर, रजाई और बाकी सुविधाओं का भी इंतजाम कर दिया गया है। बस स्टैंड परिसर में यह रैन बसेरा रूपी बस ऑटो स्टैंड के पास ही खड़ी है। जो यात्री किसी कारणवश बस स्टैंड पर रुकने को मजबूर होते हैं, वह इस रैन बसेरे में अपनी रात बिता सकते हैं या कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। जरूरतमंद यात्री यहाँ पर अपनी रात बिता सकते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जेल का निर्माण करने के लिए करीब 2 साल पहले गांव बिघड़ से डांड रोड पर 45 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। अब यहां पर जेल बनाने की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दी है। जिला जेल 71 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर उच्च सुरक्षा के साथ गंभीर अपराधी भी रखे जा सकेंगे। इसके अलावा महिला और पुरुष कैदियों के लिए अलग अलग बैरक होंगे। जेल के जल्द निर्माण को लेकर 2 अलग अलग टेंडर लगाए गए हैं। इसमें पहले टेंडर की अनुमानित लागत 39 करोड़ रुपए और दूसरे की 32 करोड़ रुपए रखी गई है। यह टेंडर 14 जनवरी 2025 को खोला जाएगा। जिला जेल में कैदियों के उपचार के लिए 30 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। जिले में किसी मामले में पकड़े गए आरोपियों को अब हिसार जेल में भेजा जाता है। किसी भी मामले में सजा होने पर भी हिसार जेल में ही भेजा जा रहा है, जिसके चलते जिला पुलिस को काफी भागदौड़ रहती है। वहीं कैदियों से मिलने के लिए परिवार वालों को भी हिसार जाना पड़ता है। ऐसे में जेल का निर्माण होने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा। हरियाणा के लाखों युवा सरकारी भर्तियों के इंतजार में हैं। भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार 2 लाख भर्तियों का खाका तैयार कर रही है। इससे पहले सरकार द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में बैठक हो चुकी है। अब काफी ज्यादा संभावना बन रही है कि ये नियम सप्ताह भर में बन जाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर से पहले नियम बना लिए जाएंगे। अभी तक किसी भी जॉब के लिए किसी भी पोस्ट के विरुद्ध 4 गुना युवाओं को बुलाया जा रहा है। पिछले दिनों यह आंकड़ा 8 गुना तक किए जाने की प्लानिंग बनाई गई थी, मगर अब खबरें सामने आ रही है कि यह आंकड़ा 10 गुना या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। नियमों को लेकर अंतिम निर्णय सरकार का होगा। नियम फाइनल होने के बाद ही अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा और सीईटी जनवरी में होने की पूरी संभावना बन रही है। प्रदेश में 2 लाख भर्तियों की तैयारी शुरू होगी। सरकार अपने 5 साल के सत्र में 2 लाख पक्की नौकरी देने को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। ऐसे में अब संभावना बन रही है कि जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के स्कूलों में 26 दिसंबर के यानी आज के स्थानीय अवकाश को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर इस अवकाश को रद्द करने के बारे में सूचना दे दी गई है। इससे पहले 26 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जिसके चलते स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। वहीं अब इस आदेश को पलटते हुए यानी आज 26 दिसंबर के स्थानीय अवकाश को रद्द करने का निर्णय ले लिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 26 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी राजकीय और अराजकीय विद्यालयों में बालवीर दिवस मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। उपरोक्त आदेशों की पालना में सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों में दिनांक 26 दिसंबर 2024 को स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है। सभी विद्यालय 26 दिसंबर 2024 को यथावत संचालित रहेंगे। उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बीते दिन जानकारी दी कि प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 के दौरान शीतकालीन अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्विगी ने ऑर्डर पैटर्न पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इनके अनुसार देश में 2024 में बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई। खास बात यह है कि पिछले 9 सालों में बिरयानी भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है। इस साल भारत में हर 1 सेकंड में 2 बिरयानी और 1 मिनट में 158 बिरयानी ऑर्डर की गई। स्विगी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 8.3 करोड़ ऑर्डर के साथ बिरयानी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश की लिस्ट में सबसे आगे रही। वहीं मसाला डोसा 2.3 करोड़ ऑर्डर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मसाला डोसा खाने में बेंगलुरु ने इस साल भी अपना दबदबा कायम रखा। स्विगी की फूड ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता में छोले, आलू पराठा और कचौरी सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई। इसके अलावा ट्रेनों में बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश में एक थी। अक्सर सीएम के साथ मंच साझा करते हुए अपनी ही पार्टी के सीएम पर निशाना साधने में माहिर रहे राव इंद्रजीत सिंह के तेवर बुधवार को कोसली में आयोजित नायब सिंह सैनी की सभा में पूरी तरह से बदले हुए नजर आए। पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए राव ने नायब सिंह सैनी की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राव ने नायब सिंह सैनी का खुलकर साथ देने का भी वायदा करते हुए दावा किया कि प्रदेश में अगले 10 साल तक भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी। साथ ही विरोधियों को भी अपने काम करवाने के लिए भाजपा के साथ आने का निमंत्रण दे डाला। राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन के शुरू में ही सीएम बनने के बाद कोसली में दूसरी बार आगमन पर नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कोसली हल्का राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद पूर्व सीएम ने वर्षों तक इस हल्के में दर्शन नहीं दिए। नायब सिंह सैनी ने इस हल्के को प्राथमिकता देकर सराहनीय कार्य किया है। राव ने साथ ही वायदा किया कि वह नायब सिंह सैनी का खुलकर साथ निभाएंगे। उन्हें दक्षिणी हरियाणा के विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने होंगे। राव का प्रदेश के सीएम के प्रति ऐसा समर्पित भाव पहली बार देखने को मिला। प्रदेश में पशुओं के लिए हिसार सहित 8 जिलों में पोली क्लिनिक खुलेंगे। यहाँ पशुओं की गंभीर बीमारी का इलाज हो सकेगा। इनमें पशुओं की डिलीवरी, ऑपरेशन के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा। पोली क्लिनिक में 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर स्थापित होगा। यही नहीं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन भी स्थापित की जाएंगी। बता दें कि हिसार जिला पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। जिले में 231 पशु अस्पताल और डिस्पेंसरी संचालित है। इनमें से 15 अस्पताल शहर में तो वहीं शेष 85 गांवों में स्थित हैं। इसके साथ ही 141 डिस्पेंसरी संचालित हैं, लेकिन इनमें छोटे मोटे रोगों के उपचार की ही सुविधा मिल पाती है। ऐसे में जब पशु को गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें सर्जरी के लिए लुवास कैंपस ले जाना पड़ता है। ऐसे में यह पोली क्लिनिक बनने से हिसार के अलावा आसपास के जिलों एवं राजस्थान के पशुओं और पशुपालकों को घर के नजदीक सुविधा से काफी राहत मिलने वाली है। जिले में पोली क्लिनिक खोलने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे हिसार के 6 लाख से अधिक पशुओं को गंभीर बीमारी का इलाज भी मिल सकेगा। पोली क्लिनिक के लिए जिन 8 जिलों को चुना गया है उनके नाम है फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, नूंह, पंचकुला और यमुनानगर। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।